साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास है 360 डिग्री करंट अफेयर्स। जी हाँ, यहाँ पर हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाती है और सभी जानकारी आपको रिटन फॉर्म में दी जाती है, जिससे कि जब आप इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें तो बड़ी आसानी से आप रिवाइज कर सकें। एमपीपीएससी वालों के लिए स्पेशल है क्योंकि उनका जो यूनिट 8 है वो स्पेशली फॉर करंट अफेयर को ही समर्पित है। ठीक है, तो अभी से ही आपको यूनिट 8 की तैयारी करते हुए चलना है, जिससे जब आपका एग्जाम जब 20 जून को हो तो उसमें आपको यूनिट 8 का रिवाइज बिल्कुल भी नहीं करना पड़े। उसकी हर एक प्रश्नों की हम जानकारी आपको यहाँ से देते हुए चलेंगे। तो इस करंट अफेयर में हम आपके लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सभी घटनाएं, स्पोर्ट्स की करंट अफेयर, साथ ही साथ में एमपी की करंट अफेयर्स, सभी करंट अफेयर के आयामों को हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पोस्टमार्टम क्लास 010 के प्रश्न नंबर 1 पर। आइए देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 2 अप्रैल, ऑप्शन बी है 31 मार्च, ऑप्शन सी है 30 मार्च, ऑप्शन डी है 1 अप्रैल। आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको पूरी जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। सही आंसर है ए, यानी कि 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया। आइए देखते हैं कि किसके द्वारा यह मनाया जाता है, किसने घोषणा की थी यह पुस्तक दिवस मनाने के लिए। देखिए, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। इसका आयोजन एक गैर लाभकारी संस्था आईबीबीवाई, अब देखिए आईबीबीवाई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आपको आईबीबीवाई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल। आपको ये फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। इस दिवस के लिए इस वर्ष की थीम क्या थी? तो 2021 की जो थीम थी वो थी द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स जो है वो इस दिवस की थीम थी। अब देखिए, आईबीबीवाई के संस्थापक की बात कर लेते हैं। तो आईबीबीवाई के संस्थापक हैं जेला लेपमम। ठीक है, आईबीबीवाई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेसल, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और आईबीबीवाई की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। तो सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो इस दिवस की जो थीम है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो 2021 की थीम क्या है? तो द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स जो है इस दिवस की थीम रखी गई है। 2 अप्रैल को यह दिवस मनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो देखिए, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है रजनीकांत, ऑप्शन सी है आशा भोसले, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रोहित शर्मा। चारों के चारों ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर ऑप्शन के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मान प्रदान किया जाएगा। आइए देखते हैं। तो देखिए, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 मशहूर दक्षिण भारतीय अभिनेता रजनीकांत को प्रदान किया जाएगा। अब देखिए, रजनीकांत यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले 12वें दक्षिण भारतीय होंगे। उन्हें यह पुरस्कार 3 मई 2021 को प्रदान किया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की बात कर लेते हैं, तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इस पुरस्कार की पहली विजेता कौन है? तो देविका रानी जो है वो इस पुरस्कार की पहली विजेता थी। 2018 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? तो अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले नंबर अमिताभ बच्चन है, तो हमने आपको बता ही दिया 2018 वाला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया। रजनीकांत को अभी दिया गया, 51वां दिया गया है। आशा भोसले की बात कर लेते हैं, तो अभी कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था महाराष्ट्र का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान आशा भोसले जी को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 2020 का वो रोहित शर्मा को दिया गया है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो चौथे क्रिकेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। देखिए, आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अब देखिए, ये किन लोगों के लिए पता है? जो लोग अभी इतने स्ट्रेस में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एमपीपीएससी का एग्जाम है वो 2 महीने आगे बढ़ा दिया गया। तो कुछ लोगों को तो खुशी हुई है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो कि तैयारी कर रहे थे उनको थोड़ा दुख भी हुआ है। ठीक है, तो स्पेशली वो जो है ये आनंदम जो है वो स्पेशली उन्हीं विद्यार्थियों के लिए खोला गया है। आइए देखते हैं कहाँ पर खोला गया, कहाँ पर आपको जाना है अगर आप स्ट्रेस सा महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए है आईआईएम इंदौर, ऑप्शन बी है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी है आईआईएम जम्मू, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आईआईटी खड़गपुर। तो कहां पर आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस केंद्र का उद्घाटन किया गया है? आइए देखते हैं।
सही आंसर सी यानी कि IIM जम्मू में यहाँ पर उद्घाटन किया गया आनंदम का। अब देखिए इतनी दूर जाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो सबसे पहला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है, आपको याद रखना है, और ये लगातार चर्चा में बने रहते हैं। देखिए, अब इसलिए खोला गया आनंदम विभाग, तो देखिए इसमें विद्यार्थी आधुनिक जीवन की चुनौतियों के बीच खुशमिजाज जीवन शैली का पाठ पढ़ेंगे, और यही सबसे ज़्यादा कठिन है इस समय, क्योंकि विद्यार्थी लोग इतना टेंशन लेते हैं, इतना मतलब स्ट्रेस लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह जो है आनंदम विभाग खोला गया है। इसमें विद्यार्थी जो है आधुनिक जीवन की चुनौतियों के बीच खुश मिजाज जीवन शैली का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई जाएंगी कि हमको पढ़ाई भी करनी है और खुश भी रहना है, तो कैसे रह सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, उस विशाल कंटेनर जहाज का नाम बताइए जिसने अभी हाल ही में स्वेज नहर में यातायात को प्रभावित किया था। जैसा कि आपको पता है कुछ दिन पहले स्वेज नहर में जो है एक जहाज फंस गया था, जिसकी वजह से यातायात बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और स्वेज नहर तो आप जानते ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है वो भी सारी जानकारी आइए हम आपको देते हैं। पहले इसके ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए है एवर गिवन, ऑप्शन बी है क्यू मैक्स, ऑप्शन सी है पैनामैक्स, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जहाज का नाम क्या था, आइए देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि एवर गिवन नाम का जो जहाज है वो अभी हाल ही में स्वेज नहर में फंस गया था। अब देखिए पूरी जानकारी। तो देखिए, पिछले एक सप्ताह से मिस्र के स्वेज नहर में लगा हुआ जाम आखिरकार खुल गया। क्यों लगा था, तो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में मौजूद छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग में एवर गिवन नाम का जो है एक शिप यहाँ पर फंस गया था। अब देखिए आपको याद करने वाली कौन सी चीज़ यहाँ पर मिल गई, एक तो जहाज का नाम एवर गिवन याद रखिएगा। दूसरी बात, आपसे कई बार भूगोल में यह प्रश्न पूछा गया होगा कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह नहर है। तो मिस्र में स्थित है स्वेज नहर, जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, और व्यापारिक दृष्टि से यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहर है। चलिए, तो ये जहाज था वो तिरछा होकर के फंस गया था और पिछले 7 दिनों से यह मार्ग बंद था। अब जो है यह मार्ग खोल दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए, जलवायु पर लीडर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसके द्वारा आमंत्रित किया गया है। ऑप्शन ए है जो बाइडेन, ऑप्शन बी है कमला हैरिस, ऑप्शन सी है सी जिनपिंग, ऑप्शन डी है इमरान खान। ठीक है, नीचे वाले दोनों बुलाएंगे तो मोदी जी जाएंगे ही नहीं। चलिए आइए देखते हैं, दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही हट गए। सही आंसर है ए यानी कि जो बाइडेन ने अभी हाल ही में बुलाया है मोदी जी को। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं, पूरी जानकारी देते हैं आपको। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले महीने के लिए निर्धारित जलवायु पर एक आगामी नेताओं की शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 40 विश्व नेताओं को आमंत्रित किया है। ठीक है, तो 40 नेताओं को और आमंत्रित किया गया है, साथ ही साथ में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी जो वहाँ पर आमंत्रित किया गया है। अब जो बाइडेन की बात कर लेते हैं, तो जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, जैसा कि आपको भी पता ही है। अभी जो है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं। और एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनेगा, कमला हैरिस। जी हाँ, कमला हैरिस अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति बनी है जो कि एक महिला हैं। याद रखिएगा, प्रश्न बिल्कुल टकराएगा कहीं ना कहीं। देखिए, और जो बाइडेन भी इससे पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, ये भी आपको याद रखना है। और आपका जो आज का प्रश्न है वो भी यहीं से बन रहा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं उनका नाम हम अगले दिन वाली वीडियो में लेते हैं। आज जो है वीडियो खत्म होगी तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है कल जो हमने प्रश्न पूछा था उसके बारे में। आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो जो बाइडेन से पहले एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो कि भारत दौरे पर आए थे। तो उनके भारत दौरे पर आने पर जो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसके बारे में आपको बताना है। उस कार्यक्रम का पर्टिकुलर नाम क्या था जो उनके आगमन पर मोदी जी द्वारा जो है आयोजित किया गया था। बाकी आप अगर पूरी जानकारी दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, जानकारी देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज़ आप टाइप कर देते हैं एक बार लिख देते हैं, फिर वो आपके दिमाग से कभी नहीं उतरती है। ठीक है, और जिस कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं वो लगातार 4 शिफ्ट में NTPC में अभी पूछा गया है। तो वो कार्यक्रम कौन सा है जो उनके आगमन पर मोदी जी द्वारा आयोजित कराया गया था, कहाँ पर आयोजित कराया गया था, किस स्टेडियम में आयोजित कराया गया था, ये भी बता दें तो और भी प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सी जिनपिंग को जानते हैं आप, चीन के राष्ट्रपति हैं। इमरान खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 6, एएफसी महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? याद रखिए ये जो आयोजन है वो अभी भारत में होने वाला है। तो इसका आयोजन जो है भारत के 3 शहरों में किया जा रहा है। वो 3 शहर कौन कौन से, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। स्पोर्ट्स का यह प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एएफसी महिला एशिया जो है कप यहाँ पर आयोजित कराया जा रहा है। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी अहमदाबाद, मुंबई और भुवनेश्वर, इन 3 शहरों में आयोजित कराया जाएगा एएफसी महिला एशियाई कप। अब कौन इन तीनों शहरों के किस स्टेडियम में आयोजित कराया जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, एएफसी महिला एशिया कप फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है। तो आपको याद रखना है जो एएफसी कप है वो किसकी प्रतियोगिता है, तो फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है, ठीक है, जिसका आयोजन इस वर्ष भारत में किया जा रहा है। इसमें कुल 12 टीमें भाग लेंगी। कितनी टीमें हैं? 12 टीमें हैं, ठीक है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम पहला स्टेडियम हो जाएगा, नवी मुंबई का डीवाई पाटिल। दूसरा है अहमदाबाद का ट्रांस स्टेडियम और तीसरा है भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में एएफसी का महिला टूर्नामेंट के सभी मैच संपन्न होंगे। और यह दूसरी बार होगा जब इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में कराया जा रहा है। इससे पहले 2020 वाली जो प्रतियोगिता थी शुरुआत में, उसका आयोजन भी भारत में ही कराया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। यहाँ से आपके कथन वाले प्रश्न जो है वो बिल्कुल बनेंगे, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7, किस फिल्म ने 2021 के लिए 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है थप्पड़, ऑप्शन बी है तानाजी, ऑप्शन सी अंग्रेजी मीडियम या फिर ऑप्शन नंबर डी है रोबोट। तो किस टीम ने 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आइए देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि थप्पड़ नामक मूवी ने यहाँ पर फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यहाँ पर जीता है। आइए पूरी जानकारी देते हैं आपको फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, निर्देशक अनुभव सिन्हा की फिल्म, तो आपको ये भी याद रखना है जो भी फिल्म यहाँ पर पुरस्कार जीतती है उसके निर्देशक का नाम आपको याद रखना है, डायरेक्टर का नाम। तो डायरेक्टर कौन है? तो अनुभव सिन्हा की फिल्म थप्पड़ ने 7 ट्रॉफियों के साथ सर्वाधिक जीत दर्ज की है और वर्ष 2021 के 66वें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो कुल कितनी ट्रॉफियों पर कब्जा जमाया है? तो 7 ट्रॉफियों पर यहाँ पर कब्जा जमाया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो भी थप्पड़ के लिए तापसी पन्नू को ही मिला है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको मिला है? तापसी पन्नू को। मूवी का नाम है थप्पड़। चलिए, 2021 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक ना एक परीक्षा में आपके टकराने वाला है। चाहे आप बेशक 2021 की एमपीपीएससी प्री की बात करते हैं या फिर 2020 की जो है एमपीपीएससी प्री की बात करते हैं, आपको यह प्रश्न कहीं ना कहीं टकराएगा। देखिए, 2021 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो स्वर्गीय अभिनेता इरफान खान को दिया गया है। साथ ही साथ इन्हें अंग्रेजी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और लाइफ टाइम अचीवमेंट दोनों पुरस्कार किसके पास गए हैं? तो इरफान खान जी के पास में गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 8, मध्य प्रदेश के किस शहर को स्मार्ट सिटी इंडिया 2021 में सेफ सिटी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एमपी करंट का प्रश्न है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस शहर को सबसे सेफ सिटी माना गया है पूरे भारत में। ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है सागर, ऑप्शन सी है मुरैना या फिर ऑप्शन नंबर डी है भोपाल। तो किसको ये सेफ सिटी माना गया है और क्यों माना गया है, वो पूरी जानकारी आइए हम आपको देते हैं। आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि सागर को सेफ सिटी के रूप में घोषित किया गया है। सबसे सुरक्षित शहर जो है वो सागर है। क्यों है, आइए देखते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के सागर जिले को स्मार्ट सिटी इंडिया 2021 में सबसे सेफ सिटी का अवार्ड दिया गया है। इसका निर्धारण कैसे करते हैं? तो सीसीटीवी कैमरे की संख्या प्रति लाख आबादी पर, यानी कि 1 लाख आबादी में कितने सीसीटीवी कैमरे आपने लगाए हैं उसके आधार पर। दूसरी बात, दर्ज, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे के बाद में आपकी हो जाएगी दर्ज अपराधों की संख्या, यानी कितनी अपराध जो है वो दर्ज किए गए। तीसरी बात यहाँ पर हो जाएगी महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों की संख्या। तो 3 बातों को आधार मान करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें सागर को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है सेफ सिटी के रूप में। और सागर के द्वारा एक यहाँ पर ऐप भी बनाया गया है, उसको भी ध्यान में रखते हुए इसे सेफ सिटी बताया गया है। उस ऐप का नाम भी आपको याद रखना है। तो देखिए, सागर को यह पुरस्कार निर्भया सागर मोबाइल ऐप, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल कहीं ना कहीं टकराएगा आपके एग्जाम में, निर्भया सागर मोबाइल ऐप के लिए दिया गया है। सबसे अनसेफ सिटी की बात करते हैं तो बिहार की राजधानी पटना को सबसे अनसेफ सिटी यहाँ पर बताया गया है। चलिए, तो सेफ सिटी सागर, अनसेफ सिटी बिहार का पटना। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 9 है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 अप्रैल को किस राज्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है? उसमें ये शामिल हुए हैं कौन? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये भी आपका एमपी करंट का ही प्रश्न है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो कहाँ पर यहाँ शामिल हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? यहाँ पर अमृत महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? 2-3 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। आंसर की बात करते हैं, बी यानी कि गुजरात में अमृत महोत्सव मनाया गया है, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हिस्सा लिया था। आइए देखते हैं क्यों मनाया गया है यह अमृत महोत्सव। तो देखिए, 1 अप्रैल 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दांडी नामक सत्याग्रह की स्मृति में आयोजित दांडी यात्रा के दौरान छापर भाटा गुजरात में आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, ये तो टेक्निकल लैंग्वेज सी हो गई। अब आपको सीधे भाषा में आपको समझाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। तो देखिए, गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा इस प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को पूरी की थी। ठीक है, तो उसी यात्रा की याद में यहाँ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो गुजरात के छापर भाटा नामक स्थान पर किया गया अमृत महोत्सव का आयोजन। और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने इस आयोजन में हिस्सा लिया। ठीक है, कुल मिलाकर यह आपसे कहा जा रहा है 1 अप्रैल 2021 को मनाया गया है। चलिए, बाकी ये पूरी जानकारी आप हम दे देते हैं, आप रिटन फॉर्म में लिखे हुए मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो देखिए, दांडी नमक सत्याग्रह आंदोलन 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी के और उनके 78 अनुयायियों के द्वारा चालू किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके नमक को हाथ में लेकर के गांधी जी ने यह कानून तोड़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ था। वो सारी चीज़ें इतिहास की हैं। जब हम आपके लिए इतिहास के प्रश्नों को लेकर के आएंगे तो एक एक प्रश्न के बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी देंगे। आपको लगेगा कि ये युद्ध तो हमारे सामने ही हो रहा है। कुछ इस तरह से हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे इतिहास। आपको लगेगा कि गांधी जी सामने बैठे हैं, इरविन जी सामने बैठे हैं और दोनों के मध्य में समझौता हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम बहुत जल्द वीडियो लेकर के आने वाले हैं आपके लिए इतिहास की। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 10, अभी हाल ही में अमेरिका और भारत के मध्य वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन कब किया गया? डेट आपसे पूछी गई है, तो डेट भी हम आपको बताएंगे, कौन सा संस्करण है ये भी बताएंगे, और कहां पर आयोजित किया गया ये भी बताएंगे। ऑप्शन ए है 30 मार्च 2021, ऑप्शन बी है 28 मार्च 2021, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 2021, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात कर लेते हैं, सही आंसर है ए यानी कि 30 मार्च 2021 को अमेरिका और भारत के मध्य वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया आइए देखते हैं। तो देखिए, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य होता है। पहला प्रश्न क्लियर हुआ। इस बार यह सैन्य अभ्यास 30 मार्च 2021 को हिमाचल प्रदेश के चंबा नामक स्थान पर हुआ है। तो याद रखिएगा कहां पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश के चंबा नामक स्थान पर हुआ है। यह वज्र प्रहार का 11वां संस्करण था। तो कौन सा संस्करण मनाया गया? तो यह भी याद रखिए 11वां संस्करण है वज्र प्रहार का, जो कि भारत और अमेरिका के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो देखिए, ये आपके 10 प्रश्न क्लियर हुए, यहाँ पर पूरी डिटेल में जानकारी के साथ में क्लियर हुए। अगर आप डेली ये वीडियो देख रहे हैं, डेली आपको वीडियो देखनी करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप बराबर ये वीडियो देख रहे हैं तो यूनिट 8 को लेकर के आप अपना दिमाग से अपने टेंशन निकाल दीजिए। एमपी करंट, स्पोर्ट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और जो भी व्यक्तित्व है, सारी चीज़ें आपकी अभी से ही क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, तो सुबह 7:30 बजे जो ये वीडियो आती है उसको आपको डेली देखना ही देखना है। कुछ करो या ना करो, कुछ देखो या ना देखो, मगर ये वीडियो जरूर देखना अगर आप एमपीपीएससी 2020-2021 की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही साथ में अन्य कोई भी एग्जाम है, जैसे कि यूपीएससी है, एसएससी है और सीएचएसएल का भी एग्जाम आने वाला है, सब लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, क्योंकि अब जो प्रश्नों का जो लेवल चेंज हो रहा है, अब आपसे कथन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। तो इन प्रश्नों को आप तभी आंसर दे पाएंगे जब आपको एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी होगी। तो यही हमारा प्रयास रहता है। ठीक है, कि आपको डिटेल में जानकारी दी जाए। कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर था गोमती नदी। हमने आपसे कल पूछा था कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर था गोमती नदी। और बहुत से लोगों ने बिल्कुल डिटेल में जानकारी दी। हमें बड़ी खुशी होती है, हम लोग मतलब अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि हमारा प्रयास देखिए लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है और लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख रहे हैं और डिटेल में आंसर लिख रहे हैं। तो देखिए किस किसने आंसर दिया था कल। देखिए, मोहम्मद आरिफ खान मुरैना से इन्होंने बहुत सही आंसर दिया था। राकेश अडे ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। संध्या पाटले ने बिल्कुल सही आंसर दिया था और डिटेल में पूरी जानकारी दी थी। पूजा सोलंकी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। प्रमोद 3095 ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। मनोज अंजलेकर ने बिल्कुल बहुत सही आंसर दिया था। मोनिका शर्मा ने बहुत सही आंसर दिया था। विनोद धाकड़ ने बहुत सही आंसर दिया था। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखा। आज से एक काम और कीजिएगा, जब आप आंसर लिखिएगा तो उस आंसर के आगे अपना स्टेट का नाम भी लिख दीजिएगा कि आप कहाँ से संबंध रखते हैं, किस स्टेट के हैं आप। ठीक है, जैसे कि आरिफ मोहम्मद खान ने आज लिखा था तो मुरैना से संबंध रखते हैं आरिफ मोहम्मद खान, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है,
तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए अगर आप आगामी सभी एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और करंट अफेयर का भूत अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं, क्योंकि हर एक प्रश्न की जानकारी यहाँ पर पूरी डिटेल में दी जाती है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक भाई जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा अंदर से अच्छा लगता है हमें।